टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों, देश के निरंतर विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम वर्तमान में देश में यातायात के अनेक साधन है, जिसमें आप सड़क, रेल, नौ संचालन, वायु परिवहन आदि के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें सड़क परिवहन के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं पूरा डिटेल से, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। सड़क परिवहन जो है ना, भारत में दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश है भारत सड़क प्रणाली वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। टोटल इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 58.98 लाख किलोमीटर है। 98 लाख किलोमीटर है। अभी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एवं रखरखाव का काम जो होता है ना, ये जो राष्ट्रीय लगेगा, इसका विकास करना, इसको रखरखाव का काम केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार में कौन विभाग? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। कौन? जिसको कहते हैं आप CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD। यही इसका जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव का काम देखता है। और दूसरा इसके अलावा और कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन, ये इसके द्वारा इसका जो है देख रेख किया जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन है? तो मनाली लेह। कौन? मनाली लेह, ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है जो जम्मू कश्मीर में। मनाली लेह राजमार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में 3 राज्य है। सबसे अधिक जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में है 1 नंबर में। 2 नंबर में कौन आता है? तो राजस्थान आता है। और 3 नंबर में कौन आता है? 3 नंबर में आता है आपका आंध्र प्रदेश, AP। ये सड़क प्रणाली में सबसे अधिक 3 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, 1 नंबर में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। अब आगे चलते हैं, भारत का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसको ऐसे याद रखना बहुत कठिन होता है, इसको ऐसे याद नहीं रख पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 किन 2 शहरों को जोड़ता है। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के बारे में पूछ देगा। तो एक आसान सा ट्रिक बनाया है जो कि आपको याद रखने में सहायता करेगा। देखिए, ये ट्रिक क्या है ना, दीपा दिको आमू मुचे, 4 करके ऐसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए, दीपा दिको आमू मुचे। कौन? दीपा दिको आमू मुचे। और फिर यहाँ से 4 को कोचे कोमू वा कन्या डीजेम। दीपा दिको आमू मुचे, फिर यहाँ से कोचे कोमू वा कन्या DJM। दीपा दिको आमू मुचे, फिर कोचे कोमू वा कन्या DJM। अब देखिए, सबका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पहला जो है ना, ये दीपा, दी से क्या हो गया? दिल्ली, पा से पाकिस्तान। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH1, ये दिल्ली और पाकिस्तान को जोड़ती है। NH2 जो है दीको, दी से दिल्ली, को से कोलकाता। NH3 आमू, आ से आगरा, मू से मुंबई। 4 में मुचे, मू से मुंबई, चे से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई चेन्नई। 5 NH5 कोच्चे, को से कोलकाता, चे से चेन्नई। NH5 कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। 6 NH6 कोमू, कोलकाता मुंबई को जोड़ते हैं। NH7 वा कन्या, वा से वाराणसी, कन्या से कन्याकुमारी। NH7 इसका जो है ना NH7 जो है ना पहले सबसे भारत का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। इसका जो है लंबाई टोटल 2369 किलोमीटर है। NH7 का 2369 किलोमीटर। लेकिन अब चेंज हो गया, अब हो गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन हो गया है? NH44। याद रखिए, इसका कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अभी बताएंगे मैप से हम इसके बारे में आगे। अब 8 में क्या है? NH संख्या 8 DJM, डी से दिल्ली, जे से जयपुर, M से मुंबई। दिल्ली, जयपुर, मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। ये जो है ना 3 शहर को जोड़ते हैं। तो इसको याद रखना आसान है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कहीं से पूछ देता है। बस इतना में से यही प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग लेकिन प्रमुख ये है। दीपा दिको आमू मुचे, फिर कोचे कोमू वा कन्या डीजेम, ऐसे पढ़ेंगे। दीपा दिको आमू मुचे, कोचे कोमू वा कन्या डीजेम। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा आसानी से। देखिए, अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। लेट से ही सही, लेकिन मिलती है। लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसको याद रखना आसान है। ठीक है ना? ये नहीं कि देखते हैं वो इतना बड़ा है तो भारी हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए दोस्तों। अगर आपका हौसला बुलंद है, अगर आप में जज्बा जुनून है ना, तो आप पहाड़ पर भी चढ़िएगा ना, फिर भी लगेगा कि हम जो है ना कोई छोटा काम ही किए हैं। इसलिए आपका हौसला रहना चाहिए। तो कभी भी मेहनत करने से पीछा मत हटिए। सफलता ये आपको हमेशा तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे।
और मेहनत करने वालों को कभी भी हार नहीं मिलती है, हमेशा उसको सफलता मिलता ही है। जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ते हैं तो उसको अपना लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होता है। ये एग्जाम्पल में है, माँ सरस्वती किसी को भी धोखा नहीं देते हैं। देखिए भारत का भी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? NH44 है। इसको याद रखिए सड़क। NH44 को क्या पढ़ेंगे? सड़क। स्र से श्रीनगर और क से कन्याकुमारी। सड़क याद रखिए। कितना इसका लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर टोटल लंबाई है। अब जो है ना यहाँ देख लेते हैं मैप में। देखिए NH44 जो है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है ना, यहाँ से शुरू होता है। देखिए ये सभी ऐसे राज्य होते हुए ये यहाँ के लास्ट में क्या है? तमिलनाडु का राज्य है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से मिलता है। टोटल ये 3745 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44। कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी सड़क। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसे अब NH44 कहा जाता है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है, जबकि पीछे मैप में दिखा दिए हैं। देखिए ये NH44 जो है ना कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो देख लीजिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। टोटल 12 स्टेट से होकर के गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। देखिए जम्मू कश्मीर से शुरू होती है ना, ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे में पंजाब, उसके बाद जस्ट नीचे में देखिए यहाँ पे क्या है? पंजाब के जस्ट नीचे में यहाँ पे हरियाणा हो गया, हरियाणा। फिर दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद देखिए आगरा उत्तर प्रदेश में हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए इसमें राजस्थान हो गया, यहाँ पे सागर है कुछ करके देखिए ये राजस्थान। उसके बाद राजस्थान से क्रॉस करते हुए कहाँ जाती है ये? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्रॉस करते हुए कहाँ जाती है ये? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में आ जाती है। और महाराष्ट्र से क्रॉस करते हुए कहाँ जाती है? तेलंगाना। देखिए तेलंगाना है। और तेलंगाना से क्रॉस करते हुए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा भाग कर्नाटक में, और उसके बाद पूरा क्या आ जाती है ये? तमिलनाडु में। तो टोटल ये 12 गो राज्य है ना। अब कुछ विविध तथ्य है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, देख लेते हैं उसको भी। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में हुआ था। और देखिए चर्म उद्योग से संबंधित है। चर्म भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 10वां सबसे बड़ा उद्योग है। 10वां सबसे बड़ा उद्योग है चर्म उद्योग भारत में। और चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर में, सबसे अधिक चमड़ा उत्पादन कहाँ होता है? कानपुर में। उसके बाद आगरा, मुंबई, कोलकाता, लेकिन सबसे अधिक कानपुर याद रखिए। उद्योग से संबंधित प्रमुख शहरों के उपनाम देखिए। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, याद रखिएगा। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। और भारत की इस्पात नगरी जमशेदपुर। पिट्सबर्ग और इस्पात नगरी दोनों किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। और भारत का डेट्रॉयट चेन्नई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत का डेट्रॉयट। और भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तमिलनाडु दक्षिण में है, और उत्तर में है यूपी। तो कानपुर जो हो गया ना उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। अब भारत का कोटनोपोलिस कहा जाता है मुंबई को, कोटनोपोलिस मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और कोटनोपोलिस अर्थात सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। यहाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज़्यादा काम हुआ है। और शक्कर का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट अर्थ देखिए भी। दार्जिलिंग स्थित सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है कौन? भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना तो कौन है ये? सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना। ये दार्जिलिंग में है। ये 1897 में शुरू हुआ था। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना। और इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना हुआ था। ठीक है। अब है ओबरा बांध किस नदी पर है? तो ओबरा बांध रिहन नदी पर है। बुक्सा बांध परियोजना किस नदी पर है? कहाँ है? तो बुक्सा बांध परियोजना जन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। ठीक है। 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था इसको। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तेलुगु गंगा परियोजना की जो है ना किस नदी पर प्रारंभ की गई थी? तो कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई थी तेलुगु गंगा परियोजना। भारत बांग्लादेश के मध्य तिपाईमुख बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच तिपाईमुख बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी के जल बंटवारे के बीच विवाद चलता है। और खोसला समिति का संबंध सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। खोसला समिति का संबंध। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब कुछ है कि सेतु भारतम परियोजना क्या है। सेतु भारतम योजना ये सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। देखते हैं जब भी जहाँ भी रेलवे पटरी जा रही है, रेल जा रही है, तो उसके नीचा से हाईवे बना रहा है या तो ऊपर से हाईवे बना रहा है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है ना हटा रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, सेतु भारतम योजना का मतलब होता है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। अब है चार धाम परियोजना। चार धाम महामार्ग विकास योजना के अंतर्गत क्या होता है, यमुनोत्री, कौन, यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। तो चार, देखिए नाम है चार धाम महामार्ग विकास योजना। चार धाम में कौन कौन आता है, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सभी को जोड़े जाएंगे कौन, चार धाम महामार्ग परियोजना से। चार धाम महामार्ग का मतलब होता है कि ये चारों धाम को आपस में जोड़े जाएंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को आपस में सड़क से, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाएंगे। ये होगा चार धाम महामार्ग विकास योजना। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2016 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्य काम है, देश में राजमार्ग गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। नेशनल ग्रीन राजमार्ग इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना। तो इसमें हरियाली को बढ़ावा देना है सभी गलियारों में, राजमार्ग के गलियारों में। देखिए अब है भारतमाला परियोजना, एक होता है सागरमाला परियोजना। दोनों में देखिए क्या अंतर है। भारतमाला परियोजना में हो गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, क्या ये भारतमाला में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास होगा इसमें, और बंदरगाह और सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों से जोड़ेंगे। यानी जो बंदरगाह है, सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय गलियारा है, ये सभी को जोड़ने का काम करता है भारतमाला परियोजना। किसको किसको, बंदरगाह, सड़क और राष्ट्रीय गलियारा को, ये तीनों को जोड़ने का काम करता है भारतमाला परियोजना। जबकि सागरमाला परियोजना में बंदरगाह का विकास करना होता है, बंदरगाह जो पत्तन होता है उसका विकास करता है और उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ता है। अर्थात सागर मतलब क्या हो गया, सागर में बंदरगाह होता है तो बंदरगाह का विकास करेगा और उसको सड़क और रेल परिवहन से क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो सागरमाला परियोजना हो गया। अब भारतमाला में क्या हो गया, भारतमाला में मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास होगा, इसमें इसको बंदरगाह से, सड़क से और राष्ट्रीय गलियारों से जोड़ने का काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर बनाने का काम करेगा। यही है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सारा क्वेश्चन। अब है ई टोलिंग, जिसको कहते हैं फास्टैग कहते हैं, जो गाड़ी में लगा होता है। ये जो फास्टैग होता है ना, ये कौन सिद्धांत पे काम करता है, तो पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। और यह जो है ना 2015 से शुरू हुआ। कब हुआ, 2015 से शुरू हुआ। पैसिव, ये ई टोलिंग जो होता है, टोल प्लाजा पे लगा होता है। फास्टैग जो है ना, जिसपे इसका शुरुआत 2015 में हुआ था। फास्टैग का जो काम आधारित है किस पे, तो पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे आधारित है। इसके आने से अब टोल टैक्स जो है ना आसानी से डिजिटली हो जाता है। अब इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगता है और अपना फास्टैग से आसानी से टोल टैक्स वसूला जाता है। सभी गाड़ी में आजकल फास्टैग लगा होता है, 4 चक्का वाहन जो भी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। फिर आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। वही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करेंगे। जितना डिस्कशन करते हैं उसमें से 100% है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है।